नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब की बार 400 पार। बीजेपी अकेले अपनी दम पर 370 या उसके पार। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। यह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यह संकल्प अमित शाह का है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक राज्य इकाई पूरी ताकत से जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में भी इस बार 29-0 के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसी क्रम में जैसी देश भर में विरोधी दलों को तोड़ने फोड़ने का क्रम चल रहा है, वैसे ही क्रम कुछ मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। और मध्य प्रदेश में इसी क्रम के तहत आज बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी कांग्रेस के खेमे में की है। कांग्रेस खेमे में बड़ी सेंधमारी के तहत आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं, सुरेश पचौरी को तोड़ लिया गया है। साथ साथ धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और सबसे खास जो बात है, मालवा क्षेत्र के दो ऐसे पूर्व विधायकों को तोड़ा गया है जो बेहद रईस विधायकों में, पूर्व विधायकों में शुमार होते हैं, नेताओं में शुमार होते हैं। एक तरीके से जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है या इंदौर क्षेत्र है, उसे कांग्रेस के संगठन को आर्थिक तौर पर कहीं ऊर्जा देते रहने में इन दोनों पूर्व विधायकों का बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है, ऐसा माना जाता रहा है। तो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी का सारा लक्ष्य मध्य प्रदेश में और देश में भी कि ऐसे नेताओं को तोड़ लिया जाए जिनसे एक परसेप्शन बने। और खासकर आर्थिक सेंधमारी, जो दो पूर्व विधायकों को मैंने बात की, एक संजय शुक्ला और दूसरे हैं विशाल पटेल, ये दोनों करीब 250 करोड़ से ऊपर के आसामी हैं। इनकी जो घोषित संपत्ति, इन्होंने जो विधानसभा के चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति घोषित की थी, तो एक बड़ी दौलत के मालिकों को आज बीजेपी ने तोड़ा है। और ये वो विधायक हैं, इनमें संजय शुक्ला वो विधायक है जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के जो 2023 के चुनाव थे, कैलाश विजयवर्गीय के सामने ताल ठोकी थी। और आज वही कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला की पीठ थपथपाते, उन्हें गले में भगवा पहनाते नजर आए हैं। तो जो राजनीति चल रही है और मध्य प्रदेश में जो आज कुछ हुआ है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। उन खास मेहमान का नाम है श्री अरविंद तिवारी साहब। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों का परिचय कराऊं, अरविंद भाई का 3.5 दशकों का अनुभव है, लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक है, उनकी राजनीतिक पकड़, राजनीतिक सूझबूझ जबरदस्त है। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के कई चुनावों को उन्होंने कवर अप किया है। दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों में रहे हैं और भी बड़े संस्थानों में रहे। अरविंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आज हुआ है, मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कई चीजें बोली हैं, तो जो इसको कैसे देखते हैं, अगर हम इसको पहली नजर में देखें, सुरेश पचौरी का चले जाना, वो गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, और साथ साथ फिर जो मालवा के दो बड़े ऐसे पूर्व विधायकों को तोड़ा गया है जो आर्थिक तौर पर बहुत सक्षम थे, तो आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संजीव भाई, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक तो है जी। जब पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हो, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही हो, कहा जा रहा है कि पहली सूची आ गई है, दूसरी जल्दी आने वाली है, मध्य प्रदेश की कई सीटों को लेकर परिदृश्य स्पष्ट है, उस दौर में यदि सुरेश पचौरी जैसा गांधी नेहरू परिवार का वफादार कांग्रेस छोड़कर चला जाए और इंदौर में पिछले 10 सालों से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे संजय शुक्ला और विशाल पटेल कांग्रेस छोड़ दें, और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले भारतीय जनता पार्टी से हुई, 1990 में उन्होंने शिवभानु सिंह सोलंकी को चुनाव हराया था और तब से वो चर्चा में आए थे। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो इनका छोड़कर जाना एक बड़ा सेटबैक तो है। और जो परसेप्शन बनता ना, देखिए इससे वो आज एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, वैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी है, कांग्रेस के पास कई लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लाले पड़े, मतलब हम अगर बहुत ही मालवी में कहें ना, लाले पड़े हुए हैं कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, जिसको बोलते हैं वो हाथ जोड़ लेता है। मतलब वो तो स्थिति, ऐसी स्थिति में यदि इतना बड़ा बदलाव हो जाए, इतना बड़ा एक सेटबैक लग जाए, तो ये तो वास्तव में मतलब कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक। जहां तक देखिए पचौरी जी का पूरे प्रदेश में नेटवर्क है, वो यूथ कांग्रेस, सेवा दल और कांग्रेस
में जब पावर में रहे, तो सुरेश पचौरी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपना नेटवर्क बनाया, ब्लॉक और बूथ लेवल तक लोग उनको जानते हैं, एक नेटवर्क है उनके पास। 5 अब दशक संजय से ज्यादा शुक्ला, वक्त, 5 दशक से ज्यादा समय तक, और जी बड़े जी बड़े जी, पदों पर है जी। बड़े बड़े पदों पर है। अब संजय शुक्ला और विशाल पटेल की हम बात करें तो देखिए, संजय शुक्ला 1996 में पार्षद का पहला चुनाव लड़े थे, और जो अयोध्या कहा जाता है 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र, उसके एक वार्ड से लक्ष्मण सिंह गौड़ के खास शंकर यादव को चुनाव, शंकर पहलवान को चुनाव हरा के पहली बार पार्षद बने थे। उसके बाद एक बार और वो पार्षद बने, तब उनका मुकाबला अपने घरेलू वार्ड में अपने ही भाई गोलू शुक्ला जो विधायक बन गए उनसे था, और गोलू शुक्ला की तब जमानत जब्त हो गई थी। तो लोगों ने कहा था ये तो राजनूरा कुश्ती है, संजय पार्षद बन जाए, इसलिए टिकट गोलू लाए, और गोलू फिर चुनाव में लगभग निष्क्रिय रहे। उसके बाद पचौरी जी के, चूंकि संजय शुक्ला बहुत विश्वस्त थे, जब वो एनएसयूआई के इंदौर के अध्यक्ष बने, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पचौरी जी के बड़े विश्वस्त थे। तो 2008 में जब सुरेश पचौरी थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तब संजय शुक्ला को पहली बार टिकट मिला सुदर्शन गुप्ता के सामने, और वो चुनाव हार गए। तब उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला जिंदा थे, और ये आरोप लगा कि विष्णु प्रसाद शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जिन्हें इंदौर में जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा के संस्थापकों में माना जाता, विष्णु प्रसाद शुक्ला ने पार्टी लाइन से हटकर अपने बेटे का प्रचार किया। इसके पहले एक डेवलपमेंट और हुआ था। 2003 में उमा भारती ने संजय के बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला को इंदौर 3 से विधानसभा का टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी का, और वो अश्विन जोशी के सामने उस उमा जी की लहर में भी हार गए थे। तो राजेंद्र शुक्ला 2003 हारे, संजय शुक्ला 2008 हारे। उसके बाद 2013 में उन्हें टिकट मिला नहीं, 2018 में फिर उनको टिकट मिला और वो विधायक बन गए। उसके बाद वो एक महापौर का चुनाव हारे, और फिर 2023 का चुनाव हारे। तो देखिए, अगर हम कुल मिलाकर इन सारे उस पर बात करें तो संजय शुक्ला को बहुत बड़े नेता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन संजय शुक्ला कांग्रेस के उन नेताओं में जिनका आर्थिक तंत्र बड़ा मजबूत था, उसका फायदा उन्हें हमेशा मिला। जैसा कहा जाता है कि उनकी सुरेश पचौरी के साथ व्यवसायिक भागीदारी थी स्टील के बिजनेस में, तो सुरेश पचौरी के वो उसी दौर से प्रिय पात्र थे। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश में सत्ता में रहे और फिर सत्ता से हट के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में थे, तब भी कहा जाता है कि संजय शुक्ला और विशाल पटेल उनको आर्थिक रूप से कांग्रेस संगठन को हमेशा मदद करते रहते थे, या कमलनाथ के इशारे पर जब भी कमलनाथ चाहते थे इनकी थैली के मुंह खुल जाते थे। तो नेता दोनों ही बड़े न हो। विशाल के पिता भी 2 बार विधायक रहे, और विशाल को पहली बार मौका मिला था 18 में, और वो विधायक बन गए थे। लेकिन इनका ऐसा नहीं बहुत लोकप्रिय नेता हो दोनों, इनकी डिमांड हो, क्योंकि संजय शुक्ला महापौर के चुनाव में अपने घरेलू विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह हार गए थे। घरेलू वार्ड में बड़ी मुश्किल से उनकी साख रह पाई थी, बाकी घरेलू विधानसभा क्षेत्र में तो वो करीब 15-17 हजार वोट से हार गए थे। अभी कैलाश विजय के सामने जब लड़े, तमाम समीकरण थे, लेकिन उसमें भी उन्हें बुरी तरह शिकस्त खाना पड़ी। तो दोनों कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि भाई शुक्ला परिवार इंदौर का, बाणगंगा वाले बड़े भैया का परिवार, तो एक नाम। फिर 3 भाई चुनाव लड़ लिए, एक भाई विधायक नहीं बन पाया, दूसरा एक बार विधायक बना फिर हार गया, तीसरा भाई इस बार विधायक बन गया। तो मतलब बड़ा नाम तो है, भले ही राजनीतिक वजन उतना ना हो, लेकिन परिवार का नाम बड़ा है विष्णु प्रसाद शुक्ला के, और इसलिए था। विशाल पटेल तो जगदीश पटेल के बेटे, जगदीश पटेल कमलनाथ जी के खास हो। उस जमाने में जब कांग्रेस में गिने चुने नेता धनाढ्य होते थे, उस जमाने में जगदीश पटेल एक बड़े धनाढ्य नेता गिने जाते थे, वो था। तो इनका मतलब ऐसा नहीं दोनों चले गए कांग्रेस छोड़ गए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पे कोई पहाड़ टूट गया हो, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आर्थिक पक्ष बहुत उससे नुकसान, भारी नुकसान उसको माना जा सकता। देखिए, इस दौर में संजीव संगठन को आर्थिक रूप से मदद करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। क्या स्थिति हम जान रहे हैं। तो उस स्थिति में यदि ये 2 मजबूत समृद्ध नेता यदि पार्टी छोड़कर चले गए, तो ये मतलब इंदौर में ये कहा जा रहा है, आज सुबह से मेरी कई लोगों से बात हुई, कि जो कांग्रेस की आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई। ये एक फर्स्ट हैंड डायरेक्शन है। मेरी कई कांग्रेस के नए पुराने नेताओं से बात हुई, तो उनका कहना था कि इनका कोई बहुत वैसा नुकसान नहीं होगा कि ये कोई इनके जाने से कांग्रेस कोई लोकसभा चुनाव में 10-20 लाख वोट से हार जाएगी, 5 लाख से पिछली बार हारी थी, 10 लाख से इस बार हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो देखिए, विशाल पटेल
कि जीतू पटवारी से बिल्कुल पटरी नहीं बैठती। जीतू पटवारी आने, हम भी ये मानते हैं कि जीतू पटवारी आने वाले 2-2.5 साल तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। विशाल पटेल को था कि उनका जीतू पटवारी उस विधानसभा क्षेत्र में जितने विशाल पटेल के विरोधी हैं उन्हीं को शुरू से प्रोटेक्ट करते आए। और विशाल का तो ये भी आरोप था कि विधानसभा चुनाव में भी मेरे खिलाफ जीतू पटवारी ने कई लोगों को सक्रिय रखा। अब जीतू पटवारी के अध्यक्ष रहते, विशाल के लिए तो कोई संभावना नहीं थी। अब बीजेपी में चले गए तो चलिए, जो छोटे मोटे काम है अपने समर्थकों के वो होते रहेंगे, थोड़ी पूछ परख रहेगी। सत्ता पक्ष, पूर्व विधायक हैं, फिर सत्ता पक्ष जुड़ गए। संजय के साथ ये जरूर है कि उनका राजनीति से ज्यादा आर्थिक तंत्र उनका प्रभावित हो रहा था। उनके पास बड़े बड़े रियल एस्टेट के कारोबार मैं हैं। इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं, आप माफी चाहता हूं बीच में, कि ये निकल कर आया था जब ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद कुछ खनन के मामले में 140 करोड़ रुपए की रिकवरी भी उन पर निकाली गई थी। उनका जो आपने जिक्र किया उनके व्यवसायों का, तो कहीं वो भय भी लगता है, उसको भी बचाना, उस तंत्र को भी बचाना है, उससे भी कहीं उबरना है, अब माफ हो जाएगा शायद। देखिए संजय का रियल एस्टेट में भी कामकाज है, इंडस्ट्रीज भी है, और उसके साथ साथ माइनिंग के क्षेत्र में भी ये काम करते हैं। पिछले दिनों इनका जो फार्म हाउस है उसके पीछे जो पहाड़ी है उस पर गवर्नमेंट ने इनका अवैध उत्खनन का एक केस बनाया था, उसमें 140 करोड़ की रिकवरी इनकी बनाई थी। तो बड़ा एक इश्यू था और उसको सॉर्ट आउट करने में शुक्ला परिवार लगा हुआ था, और लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। फिर एक बात और है कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, संजय शुक्ला और विशाल पटेल अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों कमलनाथ के बड़े भरोसेमंद विधायक थे। और जब चुनाव हार गए और कमलनाथ फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट गए, जीतू पटवारी बने, तो इनको लगा कि अब हम पॉलिटिकली बहुत अनसेफ हो गए। हालांकि जीतू पटवारी ने इनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो तालमेल इनका बैठ नहीं पाया। उसके कारण इनको हर बार इनको ऐसा लगता था, मतलब ये विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए उसके बाद से दोनों नेता, इनको ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी, मतलब इनको लेके गए भी हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से अफवाह थी कि किसी भी दिन कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, विशाल चूंकि कमलनाथ के बहुत नजदीकी थे, तो उनको लग रहा था कि जब कमलनाथ के बीच में जाने का चला तब ये भी तय था कि कमलनाथ जाएंगे तो उनके साथ विशाल पटेल, संजय शुक्ला दोनों चले जाएंगे। लेकिन इस बार सुरेश पचौरी के जाने का जब निर्णय हुआ तो उन्होंने संजय को अपने साथ लिया। तो संजय ने विशाल को भी जोड़ा अपने साथ, और ये दोनों जो है ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मतलब देखिए, पॉलिटिकल महत्व नहीं मिल रहा था या पॉलिटिकली अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे, उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज्यादा थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अब देखिए कैलाश विजयवर्गीय पावरफुल है बहुत, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला चुनाव हारे, तो ऐसी स्थिति में इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और देखिए, अगर आर्थिक तंत्र आपका कमजोर हो जाए तो ये वो दौर है जिसमें यदि आपका आर्थिक तंत्र कमजोर है तो फिर आपको राजनीति करने में बड़ी दिक्कत आएगी। बिल्कुल। अगर इसमें जैसे आपने एक तो साफ कर दिया कि ये कुल मिलाकर आर्थिक तंत्र को तोड़ने का बीजेपी का प्रयास, और जो ये विधायक हैं, जो पूर्व विधायक, चाहे संजय शुक्ला हो या ये पटेल हो, ये लोग गए, इनने अपनी आर्थिक सल्तनत बचाना थी, 2 चीज। लेकिन इसके अलावा आप क्या कुछ सौदेबाजी देखते हैं, इसमें कुछ हुआ होगा इसके पीछे? कोई ऐसी, जो होता है कि आज के दौर में कोई भी यू ऐसा बेवफा नहीं होता वाली जो कहावत है, तो ये बेवफा हुए हैं तो केवल यही है कि कुछ इसमें पीछे मिल जाने की उम्मीद भी देखते हैं आप, या कुछ इसके पीछे सौदा हुआ हो, ऐसा कुछ निकल के आया हो, अरविंद जी? नहीं, मुझे नहीं लगता संजीव इसके पीछे कोई सौदा हुआ होगा। देखिए, एक तो दोनों हारे हुए विधायक थे, दूसरा है कि कोई ऐसा भी नहीं था कि इनके बिना, इनको लेने से बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा या कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। तो इसलिए मुझे कोई सौदेबाजी तो नहीं लग रही इसमें कि कोई किसी तरह की सौदेबाजी हुई। हाँ, ये जरूर, मतलब एक सौदा इस तरह का जरूर हो सकता है कि भाई सुरेश पचौरी के साथ दोनों आए हैं, तो इसलिए ये रहा कि भाई इनकी ये कमिटमेंट जरूर सुरेश पचौरी ने ले लिया हो कि भाई इनके साथ, मतलब इनको पार्टी में वेटेज मिले, इनको ऐसा ना हो कि हम बीजेपी में शामिल हो जाए, इनको आप इग्नोर करने लगे। इनका राजनीतिक महत्व बरकरार रहना चाहिए। और देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने संजय शुक्ला को चुनाव हराया, और भले ही उन्होंने भारी मतों से चुनाव हराया, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान तो यही वातावरण था कि चुनाव बड़ा फंसा हुआ है, चुनाव बड़ा कश्मकश है। तो मतलब कैलाश विजयवर्गीय को भी इस निर्णय को यदि स्वीकार करना पड़ा संजय शुक्ला को लेने का, उसकी मतलब वो उन्होंने उसको अनमने ढंग से स्वीकार किया। जो उन्होंने एक वाक्य बोला ना कि यार तेरी मंच से तेरी गाली भी सुनी हमने और अब तेरे को गिरा भी पड़ रहा है। तो वो हो सकता है कि पार्टी में उच्च स्तर पर कोई रणनीतिक निर्णय हुआ हो, इसी के चलते इनको जो है लिया गया। देखिए, पचौरी इतने बड़े लीडर तो हैं, उनका इतना बड़ा
इतना बड़ा कद है, भले ही वो चुनावी राजनीति में मध्य प्रदेश में सफल नहीं हुए, लेकिन एक देश की राजनीति, कांग्रेस राजनीति में तो बड़ा नाम माना जाता है सुरेश पचौरी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हो सकता है इतना जरूर परसेप्शन ये सौदा परसेप्शन जरूर तो हुआ। क्रिएट, परसेप्शन तो बन ही जाता है, परसेप्शन तो बनता ही नहीं बनता है। ये सौदा संजीव हो सकता है कि भाई आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपका पॉलिटिकल वेटेज बरकरार रहेगा, इस तरह का सौदा जरूर हो सकता है। बिल्कुल। इसके साथ मैंने ये देखा था, मैंने सवाल इसलिए किया था, नरेंद्र सलूजा जो कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाते हैं, इंदौर से ही वे आते हैं, उन्हें प्रवक्ता जैसा पद वही पद दिया गया जो वो भूमिका वहां निभाया करते। तो एक चीज तो वो थी, और दूसरी वही की बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, जिसमें आकर मोदी जी की वॉशिंग मशीन, अमित शाह जी की वॉशिंग मशीन सब साफ हो जाता, धुल जाता। दोनों पर छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं देखिए, नरेंद्र सलूजा को भी जिन परिस्थितियों में भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय लेना पड़ा था, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। देखिए, नरेंद्र सलूजा कमलनाथ जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब से उनके लिए बेहद सक्रिय थे, और उन्होंने कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका का निर्वहन बहुत ईमानदारी से किया। मतलब उस दौर में जितने आक्रामक और जितने तीखे बयान या सोशल मीडिया पे जितने मुखर नरेंद्र सलूजा रहते थे, उतने कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं रहते थे। आपने महसूस किया, हमको ये स्वीकार करना होगा। लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा लगा कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग उन्हें षड्यंत्र में उलझा रहा है और कमलनाथ के सामने उनका एक ऐसा पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है कि जिससे ये लगे कि भाई अगर इंदौर में किसी कार्यक्रम में कमलनाथ जाएं और वहां पर कमलनाथ के खिलाफ माहौल बने और उसमें ये कहा जाए कि ये तो नरेंद्र सलूजा के कारण हुआ, जिस कार्यक्रम से नरेंद्र सलूजा को कोई वास्ता ही नहीं, जो कार्यक्रम दूसरे नेताओं के माध्यम से अरेंज हो रहा है, और उस तो स्वाभाविक है ना। और उसके बाद कमलनाथ ने नरेंद्र सलूजा की उपेक्षा शुरू कर दी, तो आदमी, जो काम करने वाला आदमी, वो कब तक खाली बैठेगा, वो कब तक उपेक्षित महसूस करेगा। तो उन्होंने जो है तत्काल निर्णय लिया। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में, दीपक जोशी मुझसे कहते थे, दीपक जोशी शिवराज जी से जब उनकी नहीं बन रही, वो कहते थे देखिए हम तो खिलाड़ी हैं, आप हमको रणजी खिलाइए, आप हमको टेस्ट खिलाइए, वनडे खिलाइए, 2020 खिलाइए, और 2020 नहीं तो रणजी तो खिलाइए। यदि आप हमको खिलाएंगे ही नहीं तो हम खाली बैठ के क्या करेंगे? तो फिर जहां हमारे लिए खेलने की का मौका है, हम वहां जाके अपना खेल दिखाएंगे। तो नरेंद्र सलूजा ने भी वही किया कि उसको लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं और यहाँ काम की कदर नहीं हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवक्ताओं की सूची है या जो प्रवक्ता कार्यशील है संजीव भाई, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र को पूरा महत्व मिल रहा है। एक चीज और भी इसमें है कि जैसे धार को रोका गया था, इंदौर तो साफ है, इंदौर तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन धार सीट का होल्ड किया जाना, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को लिया जाना, इसमें कोई तारतम्य आप देखते हैं? कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई उसको लेकर कुछ हुआ होगा, या क्या पीछे इसकी वो होगी, क्योंकि 29 पूरी जीतना है। देखिए संजीव, धार से छतर सिंह दरबार का टिकट बदलना तय है। उम्र दराज हो चुके हैं, 2 बार वो सांसद रह लिए हैं और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका टिकट तो कटना तय है। अब वहां पर पार्टी, अगर अपन नए चेहरों की बात करें तो जयदीप पटेल पिछला विधानसभा चुनाव हार गए और बुरी तरह हारे। एक नाम चल रहा है शिवराम बर्मन का, जो मनावर से विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन वो भी हारे हुए नेता हैं और अभी बहुत कम उम्र है उनकी। रंजना बघेल विधानसभा चुनाव के दौर में जिस तरह से मुखर हुई थी और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, तो मुझे नहीं लगता, और इन दिनों पार्टी में मुझे लग रहा है कि रंजना बघेल जैसे नेताओं को अब साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी कोई बड़ी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धार क्षेत्र से हो जाएं, क्योंकि गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी उस इलाके के समीकरण को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। उनको वहां पर उनका भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा नेटवर्क है और एक मतलब सरल छवि वाले नेता माने जाते हैं, तो उनको स्वीकार करने में मुझे लगता है अभी वहां धार जिले का जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापित नेतृत्व है, उसको भी मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल हो सकता है गजेंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं धार। जी जी, उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ये कैसे देखते हैं, सुरेश पचौरी जी को ये माना जाता रहा, उनकी खासकर एक वो 4 बार के राज्यसभा के सदस्य रहे, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे, मनमोहन सरकार में मंत्री और अच्छे महत्वपूर्ण दायित्व रहे, रक्षा राज्य मंत्री जैसा स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार उनके पास रहा, डीओपीटी रहा उनके पास में, संसदीय कार्य विभाग रहा, और साथ में उनकी जगह जगह उपयोग किया गया। तो लेकिन जो चुनावी राजनीति है, चाहे भोपाल लोकसभा से उन्हें लड़ाया गया हो या इसके अलावा भोजपुर से टिकट दिया, उसमें वो हारते रहे। तो ऐसे में उनकी उपयोगिता को भाजपा कैसे उनका उपयोग कर सकती है? उनपे एक ये दाग है कहीं ना कहीं कि वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाते, वो कांग्रेस के किस काम के थे और बीजेपी चलेंगे तो किस काम के होंगे, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें साथ साथ एक ब्राह्मण लीडर है, वो ब्राह्मणों के बड़ा चेहरा है, वो उनका कांग्रेस में एक उस रूप में देखा भी जाता है,
तीनों चीजों। देखिए देखिए संजीव, कांग्रेस में भले ही चुनाव भले ही सुरेश पचौरी नहीं जीत पाए, लेकिन एक अच्छे रणनीतिकार हैं वो। जी। कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे भाई, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह उनको निपटाने में लगे हुए थे, और चाहे वो भोपाल की राजनीति हो, होशंगाबाद की हो, विदिशा की हो, सीहोर की हो, दिग्विजय सिंह निपटाने में उनको लगे हुए थे, उससे वो बहुत आहत थे और उनको ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ आखिर क्यों मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव के दौर में जब इंदौर आए थे तो कुछ टिकटों को लेकर मतलब बड़ी बात चल रही थी, तो उनका कहना था ये सबको मालूम है कि लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं और ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ये भी सबको मालूम है। इसके बावजूद भी पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के नेता मिले हुए आपस में, बड़े नेता तालमेल कर लेते हैं। तो वो बड़े दुखी थे, वो भी उस समय भी मेरी उनसे बात हुई थी। तो देखिए वो उनका उपयोग अब लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका उपयोग होगा। हो सकता है कि प्लानिंग कमीशन जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, या और भी अपने मध्य प्रदेश सरकार के पास कई ऐसे प्रकल्प है जहां पर पचौरी का उपयोग हो सकता है। दूसरा ये कि कोई बड़ी बात नहीं कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी उनका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करे। उपयोग किसी नेता का कैसा उपयोग करना है संजीव, ये तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कांग्रेस से कई कोस आगे है, कई कदम आगे हैं कि किसी नेता का कैसा बेहतरीन उपयोग करना। तो हो सकता है कि सुरेश पचौरी को उसका मौका मिले और वो एक अलग भूमिका में नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो राज्यसभा भी खाली होने वाली है, तो आप जो कह रहे हैं तमाम संभावनाओं का खुला हुआ है। अभी जब सिंधिया का यदि गुना से जीत ले तो एक राज्यसभा की सीट खाली होगी। अंतिम सवाल करूंगा अरविंद भाई कि अभी एक तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इंदौर से और आएंगे, और मध्य प्रदेश में भी कुछ आप देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए बार बार बीजेपी या उसके रणनीति का नेतागण कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा एपिसोड भी खत्म नहीं हुआ है। तो फाइनल टिप्पणी आपकी कि अभी और क्या डेंट और क्या जो कह लीजिए कि झटके बीजेपी कांग्रेस को बड़े दे सकती है, फाइनल जवाब। देखिए मुझे एक तो लग रहा है कि महाकौशल में मतलब छिंदवाड़ा छोड़ के महाकौशल में कोई बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है कांग्रेस को, क्योंकि वहां का भी जो परिदृश्य है उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है आपका कहना कि छिंदवाड़ा एपिसोड अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और एक राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि ये सवाल इसलिए भी किया था कि ये बड़ा निकल कर आया था कि 9 मार्च को कुछ बड़ा होने वाला है, सबकी निगाह छिंदवाड़ा पे थी। बार बार ये हो रहा था कि शायद छिंदवाड़ा का कुछ खेल 9 तारीख को हो जाए, लेकिन आपकी निगाह छिंदवाड़ा पे थी और इंदौर में खेल कर दिया या भोपाल में खेल कर दिया, इसलिए नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है संजीव भाई, कभी छिंदवाड़ा एपिसोड समाप्त नहीं हुआ। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं मान रहा हूं कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा से लेकर कोई बड़ी खबर हमारे सामने आने वाली है। उसके लिए हमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो खबर जल्दी आने वाली है। अरविंद भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि क्या कुछ इसके पीछे जो हुआ है, आज जो दल बदल हुआ है। सुरेश पचौरी गए हैं, इंदौर के 2 पूर्व विधायक गए हैं, और भी नेतागण गए हैं, तो क्या कुछ रिपरकशंस इसके हो सकते हैं, उस पर उन्होंने बड़े तफसील से प्रकाश डाला। और साथ साथ ये भी संकेत दे दिए हैं कि अभी खेल खत्म नहीं, और बीजेपी भी यही कह रही कि खेल अभी बाकी है, ये तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना घर बचाने के लिए, और ये जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो इतने बड़े झटके लग रहे हैं, इसे रोकने के लिए जरूर कुछ करना होगा। भले ही जो नेता जा रहे हैं उनको यह कहकर कांग्रेस खारिज कर दे कि ये कोई ऐसे दमदार नेता नहीं थे जो अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, वो हमारे लिए काम नहीं आ रहे थे, वो बीजेपी के लिए क्या काम आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का परसेप्शन खड़ा कर रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक के बाद एक झटके दे रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश हो जाए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि यह आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।